जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी हिंदुस्तान पर होने वाले सबसे पहले अरबी आक्रमण के बारे में, जो कि करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। इसके बाद हम लोगों ने हमारे देश पर होने वाले 2 तुर्की आक्रमण के बारे में भी बात कर लिया था, जिसमें सबसे पहले करने वाला व्यक्ति कौन था? महमूद गजनवी। और इसी के बाद एक और तुर्की जो उसी से इंस्पायर होकर के आएगा भारत में, जिसका नाम हुआ क्या? मोहम्मद गौरी। इन दोनों के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। इसी के बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद गौरी अपने साथ हजारों गुलाम लेकर के आया था, और उसी में से उसके जो 3 फेमस गुलाम हुए, उसने अपने तीनों गुलामों के मध्य अपने पूरे के पूरे साम्राज्य का क्या कर दिया? बंटवारा करवा दिया या विभाजन कर दिया, जिसमें से जो हिंदुस्तान का साम्राज्य था वो लाहौर की जनता के कहने पर ही किसे दिया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया। यल्दौज को मिला गजनी, और जो कुवाजा था उसे मिला काबुल और कंधार। इस प्रकार से जो हिंदुस्तान का साम्राज्य था वो किसे मिल गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को मिल गया। और दोस्तों इसी के बाद हम लोगों को पढ़ना शुरू करना था क्या? हमारे जो भारत में सबसे पहली सल्तनत बनी, जिसका नाम था क्या? दिल्ली सल्तनत या दिल्ली सल्तनत। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? दिल्ली सल्तनत के बारे में। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस दिल्ली सल्तनत को हम पढ़ेंगे 1206 से लेकर के 1526 तक। 1206 से लेकर के 1526 अकेले 320 साल का जो पीरियड है वो किसका है दोस्तों? दिल्ली सल्तनत का है। और इसी दिल्ली सल्तनत में हम लोग 5 राजवंशों के बारे में या 5 डायनेस्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहली डायनेस्टी ही कौन सी होगी? गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी। तो दोस्तों पहले बात करेंगे किसके बारे में? स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश के बारे में। जो गुलाम वंश चलेगा कब से कब तक? 1206 से लेकर के 1290 तक। 1206 से लेकर के 1290 लगभग 84 साल का जो पीरियड है वो अकेले किसका है? दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, गुलाम वंश का जो संस्थापक है, जो इसका फाउंडर है, वो माना जाता है किसे? उसी मोहम्मद गौरी के ही एक गुलाम को, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ध्यान रखिए दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक को ही क्या कहा जाता है? गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी का संस्थापक या फाउंडर कहा जाता है। एक चीज और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसी गुलाम वंश का दूसरा नाम क्या है? मामलूक वंश। इसी गुलाम वंश को दूसरे नाम से जाना जाता है, कौन से वंश के नाम से? मामलूक वंश के नाम से। तो दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक कौन हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की जो सबसे पहली राजधानी बनाई वो किसे बनाई? लाहौर को बनाई अपनी सबसे पहली राजधानी। ध्यान रखिए दोस्तों, गुलाम वंश की सबसे पहली राजधानी कौन सी बनी? लाहौर बनी। लेकिन क्यों बनी? दोस्तों पिछली कक्षा में हम लोगों ने बात किया था कि लाहौर की जनता के कहने पर ही कुतुबुद्दीन ऐबक को हिंदुस्तान का साम्राज्य मिला। इसीलिए दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी सबसे पहली राजधानी ही किसे बनाया? लाहौर को बनाया। और ध्यान रखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक रूल करेगा इस गुलाम वंश में 1206 से लेकर के 1210। मात्र 4 साल तक ही गुलाम वंश में रूल कर पाया कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी वजह से क्या हो गई? डेथ हो गई। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना करेगा, यही भारत का सबसे पहला मुस्लिम राजवंश कहलाता है, जिसका नाम क्या है? स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश। इस गुलाम वंश की स्थापना करने के बाद इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर की जनता में लाखों रुपए का दान किया। लाखों रुपये का दान किया। इसीलिए इसी से खुश होकर के लाहौर की जनता ने इसे एक उपाधि दी, और यही इतिहास में प्रसिद्ध है किसके नाम से? लाख बख्श के नाम से। इतिहास में लाख बख्श के नाम से भी प्रसिद्ध कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और ध्यान रखिए दोस्तों, इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने केवल इतिहास का एकमात्र शासक या दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जो कभी भी सुल्तान बन के क्या नहीं किया? शासन नहीं किया। और ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये शासन किया करता था सिपहा सालार की उपाधि धारण करके। कौन सी उपाधि धारण करके?
सिपहा सालार की उपाधि धारण करके। सिपहा सालार का ही मतलब होता है सेनापति। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गौरी का क्या हुआ करता था, सेनापति हुआ करता था। और ध्यान रखेंगे ये दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने के बाद, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना करने के बाद भी कभी राजा बनकर के नहीं रहा, कभी सुल्तान बनकर नहीं रहा, बल्कि ये सिपहा सालार की उपाधि धारण करके ही, सिपहा सालार के ही पोस्ट पर रह कर हमेशा काम किया। और ध्यान रखेंगे दोस्तों मात्र 4 साल ये दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का क्या रह पाया, रूल कर पाया या शासन कर पाया। 4 वर्ष के बाद ही पोलो खेलते समय या चौगान खेलते समय इसकी क्या हो गई, घोड़े से गिर करके डेथ हो गई। तो ध्यान रखिए दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक यही व्यक्ति जो है कहलाता है गुलाम वंश का या स्लेव डायनेस्टी का संस्थापक। इसी ने जैसे ही लाहौर को अपनी राजधानी बनाई, लाहौर की जनता पर इसने लाखों रुपए का दान दिया और इसी से खुश होकर के लाहौर की जनता ने इसे क्या कर दिया, एक उपाधि दे डाली, किसकी, लाख बख्श की। और ध्यान रखिए दोस्तों इसी कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम हुआ करता था जो इसका दामाद भी था, जिसका नाम था इल्तुतमिश। क्या नाम था दोस्तों, इल्तुतमिश। इसी इल्तुतमिश को इसने बदायूं का राज्यपाल बनाया। कहां का राज्यपाल बनाया, बदायूं का राज्यपाल बनाया। बदायूं दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक इलाका पड़ता है जिसका नाम है बदायूं। उसी बदायूं का क्या बनाया गया, इसको गवर्नर या राज्यपाल बनाया गया। और ध्यान रखिए दोस्तों मात्र 4 साल ही दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश पर रूल कर पाया कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। और 1210 में ही पोलो खेलते समय या चौगान खेलते समय अपने ही घोड़ों से गिर करके डेथ हो गई या मृत्यु हो गई, किसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। और जैसे ही 1210 में डेथ हुई किसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की, इसी कुतुबुद्दीन ऐबक का ही एक बेटा हुआ करता था जिसका नाम था आराम शाह। ध्यान रखिए दोस्तों यही आराम शाह दिल्ली सल्तनत में अगला सुल्तान बनकर के बैठ गया बाय द नेम ऑफ आराम शाह। और ध्यान रखिए दोस्तों ये रूल कर पाया 1210 से लेकर के 1211 तक। मात्र एक ही वर्ष क्या कर पाया, रूल कर पाया कुतुबुद्दीन ऐबक का ही पुत्र जिसका नाम क्या था, आराम शाह। लेकिन आराम शाह के सुल्तान बनने की या बादशाह बनने की जैसे ही खबर बदायूं में इल्तुतमिश को पता चली, इल्तुतमिश इस बात से काफी खफा हुआ, नाराज हुआ। और ध्यान रखेंगे दोस्तों इल्तुतमिश ने अटैक कर दिया किस पर, आराम शाह पर। तो ध्यान रखेंगे बदायूं से इल्तुतमिश निकला अपनी सेना लेकर के और इधर से डिफेंड करने के लिए कौन निकला, आराम शाह। कहां से, लाहौर से। और ध्यान रखिए दोस्तों जब दोनों के दोनों की भिड़ंत होगी तो होगी ही कहां पर, पंजाब के पास। और ध्यान रखिए दोस्तों पंजाब के पास ही एक इलाका पड़ता है जुड़, वहीं पर हुआ जुड़ का युद्ध। और ध्यान रखेंगे युद्ध हुआ था किसे किसके मध्य, एक तरफ से था इल्तुतमिश और दूसरी तरफ से कौन था, आराम शाह। और ध्यान रखेंगे दोस्तों इस युद्ध में आराम शाह को पराजित कर उसकी हत्या कर दी किसने, इल्तुतमिश ने। और ध्यान रखेंगे यही इल्तुतमिश अगला सुल्तान बन करके बैठ गया किसमें, गुलाम वंश में। और यही कहलाया गुलाम वंश का सबसे पहला वैधानिक सुल्तान। ध्यान रखेंगे दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का सबसे पहला वैधानिक सुल्तान कौन कहलाता है, तो सबसे पहला वैधानिक सुल्तान ही कौन कहलाएगा, इल्तुतमिश कहलाएगा। क्योंकि दोस्तों जो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था या फाउंडर था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने तो कभी सुल्तान की उपाधि धारण की नहीं। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने तुर्कों के आक्रमण में पढ़ा था कि महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी इन दोनों ने भी सुल्तान की उपाधि धारण की थी, लेकिन इन्होंने खुद अपने आप को क्या कहलवाया था, सुल्तान कहलवाया था। जबकि सुल्तान की उपाधि कौन देते थे, बगदाद के खलीफास देते थे। ध्यान रखना दोस्तों जो बगदाद के खलीफा होंगे वही क्या करेंगे, सुल्तान की उपाधि देते हैं। जबकि मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी ने सुल्तान की उपाधि जो थी वो स्वयं ही धारण कर ली थी, खुद को सुल्तान कहलवाया था। जबकि बगदाद के खलीफाओं के द्वारा सबसे पहली बार किसी को सुल्तान किसे कहा गया था, इल्तुतमिश को कहा गया था। तो ध्यान रखिए दोस्तों इल्तुतमिश ही कहलाता है भारत का सबसे पहला वैधानिक सुल्तान। अब हम बाकी किसके बारे में करेंगे, इल्तुतमिश के बारे में करेंगे। इल्तुतमिश ने आराम शाह पर अटैक क्यों किया, इल्तुतमिश ने आराम शाह पर अटैक इसलिए किया क्योंकि इल्तुतमिश का कहना था
कि जिस प्रकार से मोहम्मद गौरी का गुलाम और दामाद था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसी प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद कौन है, मैं। कहने का मतलब इल्तुतमिश। इसीलिए दोस्तों इल्तुतमिश ने अटैक किया किसके ऊपर, आराम शाह के ऊपर, कि जिस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला किसका साम्राज्य, हिंदुस्तान का साम्राज्य, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम हुआ करता था, मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ करता था, उसका दामाद हुआ करता था। ठीक उसी प्रकार से इल्तुतमिश भी किसका गुलाम और दामाद हुआ करता था, कुतुबुद्दीन ऐबक का। इसलिए इसका कहना था कि अगला जो दावेदार है सुल्तान बनने का वो केवल और केवल कौन है, मैं। इसीलिए इसने अटैक किया किसके ऊपर, आराम शाह के ऊपर। और ध्यान रखिए दोस्तों 1211 में आराम शाह की हत्या करके दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का अगला सुल्तान ही कौन बन गया, इल्तुतमिश। और हम पढ़ना शुरू करेंगे इसे इल्तुतमिश को। तो हेडिंग डालेंगे दोस्तों इल्तुतमिश। गुलाम वंश या मामलुक वंश पे अगला जो रूलर बनेगा वो बनेगा ही कौन, इल्तुतमिश। और ध्यान रखेंगे दोस्तों इल्तुतमिश का जो रूलिंग पीरियड है वो है 1211 से लेकर के 1236 तक। 1211 से लेकर के 1236 तक अकेले गुलाम वंश में रूल करेगा कौन, इल्तुतमिश। और ध्यान रखेंगे दोस्तों इसी इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। इसे ही क्या कहा जाता है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और ध्यान रखिए दोस्तों यही इल्तुतमिश कहलाता है वैधानिक सुल्तान। इसी इल्तुतमिश को क्या कहा जाएगा, भारत का प्रथम वैधानिक सुल्तान। क्योंकि दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी इन दोनों ने अपने आप को सुल्तान कहलवाया था, जबकि बगदाद के खलीफाओं द्वारा सबसे पहले वैधानिक सुल्तान का दर्जा किसे दिया गया, इल्तुतमिश को दिया गया। और ध्यान रखेंगे जैसे ही इल्तुतमिश भारत में गुलाम वंश का क्या बनेगा, रूलर बनेगा, सुल्तान बनेगा, इसी इल्तुतमिश पर या दिल्ली सल्तनत पर नजर पड़ेगी किसकी, यल्दौज की। और ध्यान रखेंगे दोस्तों इसी यल्दौज के साथ 1215 में एक फेमस बैटल लड़ा जाएगा, जिस बैटल का नाम है बैटल ऑफ तराइन, थर्ड बैटल ऑफ तराइन या तराइन का तीसरा युद्ध। और ध्यान रखेंगे दोस्तों ये तराइन का जो तीसरा युद्ध था ये लड़ा गया इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच। और ध्यान रखिए दोस्तों इस युद्ध में इल्तुतमिश ने यल्दौज को पराजित कर दिया और दिल्ली सल्तनत अभी भी बरकरार थी किसके पास, इल्तुतमिश के बाद। लेकिन एक फेमस घटना इसके शासनकाल में घटेगी जो कि होगी कब, 1221 में। ध्यान रखिए दोस्तों 1221 में ही सबसे पहली बार आक्रमण होगा, प्रथम आक्रमण होगा किसका, चंगेज खान का। प्रथम आक्रमण इसका चंगेज खान का। ध्यान रखेंगे दोस्तों एशिया का सबसे क्रूर शासक ही कौन कहलाता है, चंगेज खान, जिसका रियल नेम था तैमूरचीन। ध्यान रखेंगे दोस्तों इतिहासकार इसे चंगेज खान या गेंगिस खान के नाम से पुकारते हैं, लेकिन इसका रियल नेम क्या था, तैमूरचीन था। और ध्यान रखेंगे दोस्तों ये एग्जिस्ट किया करता था कहां से, मंगोलॉइड से या मंगोल से। दोस्तों अगर बात की जाए मंगोल की तो चाइना के ऊपर और रशिया के नीचे एक कोल्ड डेजर्ट पड़ता है जिसका नाम है क्या, मंगोल या मंगोलिया। वहीं से हुआ करता था कौन, चंगेज खान। और ध्यान रखेंगे दोस्तों ये चंगेज खान इतना क्रूर हुआ करता था कि ये भी जानता था कि इसके मरने के उपरांत जो इसकी डेड बॉडी होगी उसे भी इसकी जनता नहीं छोड़ेगी। इसीलिए दोस्तों इस चंगेज खान ने अपने सेनापति को ये आदेश दिया था कि जब भी मैं मरूं और मेरी शव यात्रा को ले जाया जाए दफनाने के लिए, तो जितने भी लोग मेरी शव यात्रा में जाएंगे सबके सबको क्या कर देना, निपटवा देना। कहने का मतलब जीते जी तो जितने लोगों को मारा तो मारा, मरने के बाद भी ये हरामखोर शांत नहीं बैठा। और ध्यान रखेंगे दोस्तों जितने भी लोग इसकी शव यात्रा में गए थे, क्योंकि सेनापति को तो क्या मिला हुआ था, आदेश मिला हुआ था। और ध्यान रखेंगे उस सेनापति ने क्या कर दिया, सारे के सारे लोगों को मरवा दिया। और ध्यान रखेंगे जैसे ही सेनापति मरेगा
पूरी की पूरी कहानी क्या हो जाएगी, सैफ बंद हो जाएगी। और ध्यान रखेंगे इतिहास का एकमात्र शासक जिसकी कब्र कहाँ है आज तक किसी को पता नहीं है, वो है ही कौन, चंगेज खान या गेंगिस खान, जिसका रियल नेम क्या था, तैमूचिन। लेकिन दोस्तों बात तो इस बात की है कि आखिर चंगेज खान भारत आया क्यों। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों 1221 में चंगेज खान को क्यों भारत आना पड़ा। चंगेज खान का ही एक छोटा भाई हुआ करता था जिसके भाई की हत्या करके भागा ही कौन था, जलालुद्दीन मंगबर्नी। ध्यान रखेंगे जलालुद्दीन मंगबर्नी नाम का एक शासक हुआ करता था जो चंगेज खान के छोटे भाई की हत्या करके भागा था किधर की ओर, हमारे भारत की ओर। ध्यान रखेंगे दोस्तों भारत में आने का केवल और केवल कितना इलाका था, एक ही तो एरिया था, सिंध और कश्मीर के पास से। और ध्यान रखेंगे दोस्तों सिंध और कश्मीर के पास से ही एंटर किया कौन, जलालुद्दीन मंगबर्नी। और जलालुद्दीन मंगबर्नी ने ही एक फरमान पहुंचाया किसके पास, इल्तुतमिश के पास, कि आप क्या करें, मेरी रक्षा करें किससे, चंगेज खान से। और ध्यान रखेंगे जैसे ही ये बात पता चली किसे, चंगेज खान को, चंगेज खान ने भी एक संदेश भिजवाया किसके पास, इल्तुतमिश के पास। और इल्तुतमिश से चंगेज खान ने कहा कि देखिए जब भी मैं जलालुद्दीन मंगबर्नी को क्या करूंगा, मारने के लिए आऊंगा, तो आप दिल्ली में क्या रहेंगे, शांत रहेंगे। और यदि आपने इस जलालुद्दीन मंगबर्नी को बचाने की हिमाकत की तो ध्यान रखेंगे मैं जलालुद्दीन मंगबर्नी को तो मारूंगा ही मारूंगा, इसे तो अल्लाह भी नहीं बचा सकता, लेकिन यदि इसे बचाने के लिए तुमने हाथ पैर मारे तो याद रखना मैं पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत को या गुलाम वंश को क्या कर दूंगा, डिस्ट्रॉय कर दूंगा, और इसको तो मारूंगा ही मारूंगा। ध्यान रखना दोस्तों इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि अपनी सूझबूझ दिखाई किसने, इल्तुतमिश ने, और जलालुद्दीन मंगबर्नी की मदद करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। और इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि चंगेज खान के द्वारा जो क्या मिला था, संदेश मिला था किसे, इल्तुतमिश को, उस बात पर खरा उतरा कौन, इल्तुतमिश। और जैसा कि वादा किया था किसने, चंगेज खान ने, कि जलालुद्दीन मंगबर्नी को मारकर क्या करूंगा, वापस लौट जाऊंगा। जलालुद्दीन मंगबर्नी की हत्या करने के बाद चंगेज खान क्या किया, अपने देश मंगोल वापस लौट गया और हमारे देश पर एक बहुत बड़ा हमला होने से बच गया। क्योंकि इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि यदि चंगेज खान इल्तुतमिश पर अटैक करता तो ध्यान रखेंगे दोस्तों आज हम हिंदुस्तान में तुर्कों का साम्राज्य नहीं बल्कि मंगोलों का साम्राज्य पढ़ रहे होते। क्योंकि डेफिनेट सी बात है कि अगर चंगेज खान अटैक करता किसके ऊपर, इल्तुतमिश के ऊपर, तो वो डेफिनेटली उसको क्या कर देता, डिस्ट्रॉय कर देता, और किसका वंश चलने लगता, चंगेज खान का वंश यहाँ रूल करने लगता। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे एक बहुत बड़ा हमला होने से हिंदुस्तान पर बच गया, बाल बाल हम लोग बचे। और ध्यान रखेंगे दोस्तों जलालुद्दीन मंगबर्नी की हत्या करने के बाद चंगेज खान कहां लौट गया, वापस लौट गया अपने देश। और ध्यान रखेंगे इसी इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए, चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए। जो चांदी के सिक्के चलवाए इन्हें कहा जाता था टंका, टंका या टका कहा जाता था। और ध्यान रखेंगे दोस्तों इसने जो तांबे के सिक्के चलवाए उन्हें कहा जाता था जीतल। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की मेन जो करेंसी थी वो कौन हुआ करती थी, टंका और जीतल। ध्यान रखेंगे इसी इल्तुतमिश ने तुर्कान एक चहलगानी, तुर्कान एक चहलगानी की क्या की शुरुआत की। ध्यान रखेंगे दोस्तों इसी को जाना जाता है किसके नाम से, दल चालीसा के नाम से। और ध्यान रखेंगे अब दिल्ली सल्तनत में जितने भी उठापटक होंगे वो सब करने वाला ही कौन होगा, यही तुर्कान एक चहलगानी या दल चालीसा। जिस प्रकार से अपने साथ हजारों गुलामों को लेकर के आया था कौन,
मोहम्मद गौरी ठीक उसी प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक भी अपने साथ हजारों गुलामों को लेकर के आया था और इल्तुतमिश भी अपने साथ हजारों गुलामों को लेकर के आया था, लेकिन उसमें से उसने 40 ऐसे अपने चुनिंदा गुलामों को चुना जो उसके सबसे ज्यादा क्या थे, विश्वास पात्र थे। और उन्हीं 40 लोगों के दल को ही तो क्या कहा गया, दल चालीसा या तुर्कान ए चहलगानी कहा गया। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना किसने की, इल्तुतमिश ने की। इसी इल्तुतमिश ने इक्तेदारी प्रथा की शुरुआत की। किस प्रथा की शुरुआत की, इक्तेदारी प्रथा की शुरुआत की। इल्तुतमिश के द्वारा ही इक्तेदारी सिस्टम या इक्तेदारी प्रथा की शुरुआत की गई। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, 1229 में 1229 में ही इल्तुतमिश के द्वारा निर्माण पूरा करवाया गया किसका, कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया गया। और एक बात और याद रखेंगे, 1229 में ही, क्योंकि अभी तक दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की राजधानी कहां हुआ करती थी, लाहौर हुआ करती थी, लेकिन 1229 में ही इल्तुतमिश ने सबसे पहले अपनी राजधानी कहां स्थानांतरित की, ध्यान रखेंगे, लाहौर से दिल्ली अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला गुलाम वंश में सबसे पहला व्यक्ति है ही कौन, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ही अपनी राजधानी लाहौर से कहां स्थानांतरित कर दी, दिल्ली स्थानांतरित कर दी। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसी के बाद ये जो इल्तुतमिश था वो गया कहां, कालिंजर अभियान में। अपने कालिंजर अभियान में गया। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसी कालिंजर अभियान में ये आहत हो गया था और इसकी मदद की किसने, इसी की एक पुत्री जिसका नाम था रजिया बेगम, या इतिहास में यह प्रसिद्ध है किसके नाम से, रजिया सुल्तान के नाम से। और ध्यान रखिए दोस्तों, इल्तुतमिश के कुल 5 पुत्र एवं पुत्रियां हुआ करती थी, जिसमें से एक पुत्री का नाम क्या था, रजिया, और इसके 4 पुत्र हुआ करते थे, जो चारों के चारों बेहद ही क्या हुआ करते थे, नालायक हुआ करते थे। इस बात को अच्छी तरीके से जानता था कौन, इल्तुतमिश। इसीलिए इल्तुतमिश की इच्छा थी कि जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु हो, उसके बाद जो हिंदुस्तान में गुलाम वंश का साम्राज्य है वो मिले ही किसे, रजिया सुल्तान को। लेकिन ध्यान रखेंगे दोस्तों, जब 1236 में डेथ हुई किसकी, मृत्यु हुई इल्तुतमिश की, किसकी डेथ हुई, मृत्यु हुई किसकी, इल्तुतमिश की। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसी इल्तुतमिश का सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, यही रुकनुद्दीन फिरोज शाह सुल्तान बनकर के बैठ गया किसमें, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का, जो कि मात्र और मात्र 1236 कुछ ही महीने क्या रह पाया, सुल्तान रह पाया। और इसी बात की भनक जब किसे पड़ी, रजिया को पड़ी। तो ध्यान रखिए दोस्तों, यही रजिया गई किसके पास, दिल्ली की जनता के पास, और इसने गुहार लगाई दिल्ली की जनता से कि आप लोगों के जो सुल्तान थे इल्तुतमिश, उनकी इच्छा थी कि इल्तुतमिश के मरने के बाद, यानी मेरे पिता के मरने के बाद, जो हिंदुस्तान में गुलाम वंश का साम्राज्य है वो मिले ही किसे, उसी की पुत्री रजिया को। लेकिन क्योंकि रुकनुद्दीन फिरोज शाह, मेरा ही एक भाई, जाकर के गुलाम वंश की गद्दी पर बैठ गया है, तो अब आप लोगों को मेरी मदद करनी होगी ताकि मैं क्या कर सकूं, रुकनुद्दीन को गद्दी से उतार करके खुद क्या कर सकूं, गुलाम वंश की सुल्तान बनकर बैठ सकूं। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, दिल्ली की जनता की मदद मिली किसे, रजिया को, और दिल्ली की जनता की मदद से ही रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या कर रजिया गुलाम वंश में क्या बन के बैठी, सुल्तान बन करके बैठी। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, 1236 में 1236 में रजिया ही क्या बन गई, गुलाम वंश की अगली सुल्तान बन गई बाय द नेम ऑफ रजिया सुल्तान। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र
महिला सुल्तान ही कौन कही जाती है? रजिया सुल्तान कही जाती है। और ध्यान रखेंगे यही थी फर्स्ट फीमेल सुल्तान। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, अब एक बात तो हमेशा याद रखना कि दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश के बाद जितने भी लोग रूल करेंगे वो सब क्या कहलाएंगे? सुल्तान कहलाएंगे, क्योंकि इल्तुतमिश ने ही ये फरमान जारी किया था कि मेरे उपरांत जितने भी सक्सेसर होंगे किसके? दिल्ली सल्तनत में, वो सभी क्या कहलाएंगे? सुल्तान कहलाएंगे। इस सुल्तान की उपाधि को इल्तुतमिश ने क्या कर दिया था? पैतृक कर दिया था या अनुवांशिक कर दिया था कि अब इसके बाद जितने भी लोग इस रूलर बनेंगे, शासक बनेंगे, वो सब क्या कहलाएंगे? सुल्तान कहलाएंगे। इसलिए रजिया भी क्या कहलाएगी दोस्तों? रजिया सुल्तान कहलाएगी। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, गुलाम वंश का अगला सुल्तान ही कौन बन गया? रजिया या रजिया सुल्तान। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? रजिया सुल्तान के बारे में। अब राजधानी ट्रांसफर पर कहां पहुंच गई है? दिल्ली। ध्यान रखेंगे दोस्तों, पढ़ेंगे ही किसके बारे में? रजिया सुल्तान के बारे में, जिसका रूलिंग पीरियड है भारत में। इसने रूल किया 1236 से लेकर के 1240 तक। मात्र 4 साल तक ही रूल कर पाई कौन? दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश में कौन? रजिया सुल्तान। और 4 वर्ष के उपरांत इसकी क्या हो गई? डेथ हो गई। लेकिन नेचुरली डेथ नहीं हुई थी, ये मरवाई गई थी किसके द्वारा? दल चालीसा के द्वारा। ट्विस्ट को खत्म नहीं करेंगे, समझेंगे कैसे, क्या रीजन हुआ। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस रजिया सुल्तान के 2 ही वफादार थे, जिसमें एक का नाम था एतगीन। क्या नाम था दोस्तों? एतगीन। इसी एतगीन को रजिया ने राज्यपाल बनाया या गवर्नर बनाया। कहां का? ध्यान रखेंगे दोस्तों, बदायूं का। बदायूं का इख्तियार एतगीन को बनाया गया। और ध्यान रखेंगे इसका एक और वफादार हुआ करता था जिसका नाम था अल्तुनिया। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, अल्तुनिया को इसने इख्तियार या राज्यपाल बनाया। कहां का? पंजाब के ही एक एरिया भटिंडा का। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसी रजिया का एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था जिसका नाम था याकूत खान। क्या नाम था दोस्तों? याकूत खान। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये याकूत कौन? ये याकूत खान जो था, ये हफ्सीनिया का आया हुआ एक हफ्सी था, जो कि बॉयफ्रेंड हुआ करता था किसका? रजिया सुल्तान का। ये लड़की लोगों के में ना बुद्धि नहीं रहता। इन लोगों की, लड़कियों की जो बुद्धि होती है ना, वाकई में कहाँ होती है? घुटने में होती है। प्यार मोहब्बत कर रही, थोड़ा ढंग के आदमी से कर ले। कहाँ घोड़ा संभालने वाले से क्या कर रही? घोड़ा धोने वोने का काम हुआ करता था। कहने का मतलब, जब इल्तुतमिश घोड़े पर जाया करता था घुड़सवारी करने या घोड़े पर बैठने के लिए, तो अपने हाथ से इल्तुतमिश के पांव पर रखवा करके इल्तुतमिश क्या किया करता था? चढ़ा करता था किस पर? घोड़े पर। ये काम हुआ करता था किसका? याकूत खान पर। इसी से फंस गई थी कौन? रजिया सुल्तान। और ध्यान रखेंगे, इसी याकूत खान को प्यार मोहब्बत के चक्कर में इसने क्या बना दिया? अमीरे आखूर बना दिया। क्या बना दिया? अमीरे आखूर। अमीरे आखूर का मतलब होता है दोस्तों, जो शाही अश्वशाला हुआ करती थी, उसी शाही अश्वशाला का मंत्री बना दिया। किसने? रजिया सुल्तान ने। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसी के बाद रजिया सुल्तान धीरे धीरे करके लोगों की नजर में क्या होने लगी? चढ़ने लगी। एक तो पहली चीज ये कि जो रजिया थी वो बिल्कुल ही सुल्तानों की तरह बिहेव किया करती थी। कहने का मतलब जैसे पुरुष वो करते हैं, पुरुषों के ही समान कपड़े पहन करके राज दरबार में आना, पर्दा प्रथा का बहिष्कार करना और इस टाइप से काम करना, जैसे याकूत खान से फंस जाना, है ना। और ऐसे बहुत ही छिन्न भिन्न छोटे लोगों को क्या करते ना, मंत्री बना देना। इस टाइप का काम जो लगातार हो रहा था किसके द्वारा? रजिया सुल्तान के द्वारा। इससे जो दिल्ली की जनता थी वो तो खफा थी ही, किससे? रजिया से। और रजिया के जितने भी मंत्री थे वो मंत्री भी क्या हुआ करते थे? रजिया से बेहद ही खफा हुआ करते थे। और इसी
का एक नतीजा निकला कि ध्यान रखेंगे 1240 में ही विद्रोह कर दिया किसने? अल्तुनिया ने। ध्यान रखेंगे दोस्तों, अल्तुनिया का विद्रोह हुआ 1240 में ही विद्रोह हुआ किसका? अल्तुनिया को। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसी अल्तुनिया के विद्रोह का दमन करने के लिए ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ निकली कौन? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान और याकूत खान और कुछ सेना लेकर के कहां निकली? अल्तुनिया के विद्रोह को शांत करने के लिए निकली कौन? रजिया सुल्तान। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, जैसे ही रजिया कहां पहुंची? अल्तुनिया के पास भटिंडा पहुंची। यही भटिंडा में अल्तुनिया ने हत्या कर दी किसकी? रजिया के बॉयफ्रेंड याकूत खान की। क्यों? क्योंकि मन ही मन अल्तुनिया भी चाहा करता था किसको? रजिया सुल्तान को। और क्योंकि इसकी क्रश को पटा डाला था कौन? याकूत खान, इसलिए काफी नाराज था कौन? अल्तुनिया। और जैसे ही अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान के साथ देखा किसे? याकूत खान को, आग बबूला हो गया कौन? अल्तुनिया। और इसी अल्तुनिया ने हत्या कर दी इसकी, याकूत खान की। और ध्यान रखेंगे, इसी अल्तुनिया ने दो ऑप्शंस रखे किसके पास? रजिया सुल्तान के पास। और इसी अल्तुनिया ने रजिया से कहा कि मैं तुमको दो ऑप्शन दे रहा हूं, चॉइस तुमको करनी है। और इसने दो ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से रखे। इसने कहा कि या तो तुम मुझसे क्या कर लो? निकाह कर लो, विवाह कर लो, शादी कर लो, और या तो फिर मैं तुमको क्या कर देता हूं? मार डालता हूं। और दोनों ही कंडीशन में जो गुलाम वंश है उसका अगला सुल्तान ही कौन बन जाएगा? मैं, यानी अल्तुनिया बन जाएगा। ऐसा प्रस्ताव रखा किसने? अल्तुनिया ने। और क्योंकि लड़कियां तो केवल क्या होती है? मौके पर चौका मारने वाली होती है, इसीलिए ध्यान रखेंगे दोस्तों, याकूत खान की डेथ से कोई प्रभाव नहीं पड़ा किसे? रजिया को। और ध्यान रखेंगे, इसी रजिया ने हाँ कर दिया, हामी भर दी किससे? निकाह करने के लिए, अल्तुनिया से निकाह करने के लिए। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, यही भटिंडा में ही शादी हुई किसकी? रजिया और अल्तुनिया की। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, जब निकाह हो गया, इसी के बाद रजिया और अल्तुनिया दोनों निकल पड़े कहां के लिए? दिल्ली के लिए। ध्यान रखेंगे दोस्तों, दिल्ली के लिए रवाना हुए कौन? अल्तुनिया और रजिया। लेकिन ध्यान रखेंगे दोस्तों, जब ये बात पता चली किसे? दिल्ली में इसी रजिया सुल्तान के ही दूसरे भाई बहराम शाह को। जैसे ही ये बात पता चली किसे? दिल्ली में बहराम शाह को होने लगी खलबली कि अगर रजिया और अल्तुनिया सही सलामत दिल्ली पहुंच गए तो बहराम शाह का पत्ता क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और इसके सुल्तान बनने की जो ख्वाहिश है वो हमेशा ख्वाहिश ही रह जाएगी। इसीलिए दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसी बहराम शाह ने आज्ञा दी किसे? दल चालीसा को। किसे? दल चालीसा को, कि दल चालीसा के लोग जाए और जाकर के मार डाले किसे? रजिया और अल्तुनिया को। जिसके बाद दिल्ली में गुलाम वंश का अगला सुल्तान ही कौन बन जाए? बहराम शाह बन जाए। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, दल चालीसा ने बात मानी किसकी? बहराम शाह की। और निकल पड़े कहां? रजिया और अल्तुनिया को निपटाने। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, अल्तुनिया और रजिया कहां पर पहुंचे हुए थे? हरियाणा के पास पहुंचे हुए थे। ध्यान रखना दोस्तों, हरियाणा के पास ये इलाका पड़ता है कैथल। यहीं पर ये लोग रात्रि में क्या कर रहे थे? विश्राम कर रहे थे। और रात्रि में विश्राम करते समय ही दल चालीसा पहुंची कहां? हरियाणा के कैथल। और ध्यान रखेंगे, यही हरियाणा के कैथल में रजिया और अल्तुनिया को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया, इनकी हत्या कर दी गई। और दिल्ली में गुलाम वंश का अगला सुल्तान ही कौन बन गया? बहराम शाह। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहराम शाह गुलाम वंश का रूलर रहेगा कब से कब तक? 1240 से लेकर के मात्र 1242 तक। 2 ही साल क्या कर पाएगा? रूल कर पाएगा दिल्ली सल्तनत में कौन? बहराम शाह। और इसके बाद इसकी भी क्या कर दी जाएगी? हत्या कर दी जाएगी। किसके द्वारा? दल चालीसा के द्वारा। और ध्यान रखिए दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए रजिया सुल्तान का मकबरा या टॉम्ब कहाँ है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, क्योंकि रजिया की मृत्यु ही कहाँ हुई थी? हरियाणा के कैथल में।
इसीलिए इसका मकबरा या इसका टॉप भी कहाँ है? हरियाणा के कैथल में। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, दिल्ली में गुलाम वंश का अगला सुल्तान बनकर ही कौन बैठ गया? बहराम शाह। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसी बहराम शाह ने ऐतगीन को बनाया क्या? नायाब ए मुमलकात। क्योंकि ऐतगीन ने ही मदद की थी बहराम शाह की क्या बनने में? सुल्तान बनने में और रजिया और अल्तुनिया की हत्या करने में। इसीलिए बहराम शाह ने ही ऐतगीन से खुश होकर के उसे क्या बना दिया? नायाब ए मुमलकात बना दिया। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, नायाब ए मुमलकात का मतलब होता है, नायाब ए मुमलकात, नायाब ए मुमलकात का मतलब होता है दल चालीसा का जो हेड होगा वही तो क्या कहलाएगा? तुर्की भाषा में क्या कहलाएगा? नायाब ए मुमलकात। कहने का मतलब बहराम शाह को भी ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई थी कि अगर दल चालीसा पर कंट्रोल नहीं रखा गया तो ज्यादा देर की बात नहीं है कि दल चालीसा क्या कर देगी? मेरी भी हत्या कर देगी। इसीलिए बहराम शाह ने दल चालीसा पर कंट्रोल रखने के लिए, अपना नियंत्रण रखने के लिए दल चालीसा का ही एक हेड बनाया, अपने ही वफादार ऐतगीन को। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, वही कहलाएगा क्या? नायाब ए मुमलकात। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसी के बाद दल चालीसा की ही मदद से रुकनुद्दीन फिरोज शाह का ही एक बेटा हुआ। ध्यान रखेंगे, रजिया सुल्तान के ही 4 भाई हुए थे, जिसमें से एक था कौन? रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जिसकी हत्या करवा करके रजिया सुल्तान खुद क्या बनेगी? रजिया सुल्तान बनी। और दूसरा भाई कौन हुआ करता था? बहराम शाह। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसी रुकनुद्दीन फिरोज शाह का ही एक बेटा हुआ करता था, जिसका नाम क्या था? मसूद शाह। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसी मसूद शाह ने दल चालीसा की मदद से हत्या करवाई किसकी? बहराम शाह की। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस बहराम शाह का भी चैप्टर क्लोज हो गया कब? 1242 में। 1242 में मृत्यु हुई किसकी? बहराम शाह की। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये मसूद शाह ही अगला सुल्तान बनकर के बैठा किसमें? दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का। और ये रूल करेगा 1242 से लेकर के 1246 तक। 1242 से लेकर के 1246 तक गुलाम वंश में या स्लेव डायनेस्टी में जो अगला रूलर बन करके रूल करेगा वो व्यक्ति होगा ही कौन? मसूद शाह। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगला सुल्तान मसूद शाह जो कि रूल करेगा भारत में गुलाम वंश में कब से कब तक? 1242 से लेकर के 1246 तक। इसी के बाद अच्छा एक और बात है दोस्तों, याद रखेंगे, बहराम शाह जिसका रूलिंग पीरियड है भारत में 1240 से लेकर के 1242 तक, इसी के रूलिंग पीरियड में सेकंड बार अटैक किया किसने? चंगेज खान ने। और ध्यान रखिए दोस्तों, भारत में होने वाला ये दूसरा आक्रमण था चंगेज खान का, लेकिन दिल्ली सल्तनत पर चंगेज खान का ये पहला आक्रमण माना जाता है। ध्यान रखेंगे, वो किसके रूलिंग पीरियड में हुआ था? बहराम शाह के रूलिंग पीरियड में हुआ था। मसूद शाह जो कि अब सुल्तान बन चुका है 1242 से लेकर के 1246 तक, इसी मसूद शाह की हत्या करवाई किसने? नसीरुद्दीन महमूद ने। नसीरुद्दीन महमूद के द्वारा मसूद शाह की हत्या करवाई गई। और ध्यान रखिए दोस्तों, अब दिल्ली में गुलाम वंश का अगला रूलर या सुल्तान बनकर के ही कौन बन जाएगा? नसीरुद्दीन महमूद। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, नसीरुद्दीन महमूद का रूलिंग पीरियड है 1246 से लेकर के 1265 तक। इस नसीरुद्दीन महमूद के बारे में केवल और केवल एक ही बात जानने लायक है, यही वो पर्सन है नसीरुद्दीन महमूद जिसने अपना वजीर किसे नियुक्त किया? गियासुद्दीन बलबन को। इसने अपना वजीर गियासुद्दीन बलबन को बनाया। और ध्यान रखिए दोस्तों, जब तक नसीरुद्दीन महमूद जिंदा रहा तब तक गियासुद्दीन बलबन उसका वजीर बन के काम करता रहा। नाम मात्र का, केवल नाम मात्र का ही सुल्तान रहा कौन? नसीरुद्दीन महमूद। लेकिन जैसे ही पूरी की पूरी प्रैक्टिकली पावर जो थी वो किसके पास आ चुकी थी? गियासुद्दीन बलबन के पास आ चुकी थी। केवल नाम मात्र का ही सुल्तान रह गया था कौन?
नसीरुद्दीन महमूद जी, जैसे ही नसीरुद्दीन महमूद की डेथ हुई 1265 में, गुलाम वंश का अगला रूलर बन करके ही, सुल्तान बन करके ही बैठ गया कौन? गियासुद्दीन बलबन। और ध्यान रखिए दोस्तों, ये गियासुद्दीन बलबन ही अगला सुल्तान बन करके बैठेगा दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का। और ध्यान रखें कि ये रूल करेगा कब से कब तक? 1265 से लेकर के 1287 तक। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसी गियासुद्दीन बलबन ने भारत में चलवाई लौह एवं रक्त की नीति। कौन सी नीति चलवाई? लौह एवं रक्त की नीति चलवाई, जो कि जर्मनी में किसने चलवाई थी? बिस्मार्क ने चलवाई थी। ध्यान रखेंगे दोस्तों, जर्मनी में ये नीति बिस्मार्क के द्वारा चलवाई गई थी। लौह एवं रक्त की नीति चलवाई इसी गियासुद्दीन बलबन ने। सिजदा एवं पाइबोश प्रथा की शुरुआत की। क्या होता है सिजदा और पाइबोश? तो ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी सुल्तान के दरबार में कोई व्यक्ति फरियाद लेकर के आएगा या दरबार में आएगा, तो ध्यान रखिए दोस्तों, जैसा कि आपने पिक्चरों में देखा होगा कि हुजूर का इकबाल बुलंद रहे, इस प्रकार से क्या करते हैं? सिजदा किया जाता है। और पाइबोश का मतलब होता है अपने घुटने पर बैठकर सुल्तान का हाथ लेकर उसे चूमना और उसे अपने माथे से लगाना ही तो क्या कहलाता है? पाइबोश कहलाता है। इस बात को किसने कहा? गियासुद्दीन बलबन ने क्या कर दिया? सबके लिए अलाउ कर दिया। कहने का मतलब इसने शुरुआत कर दी किसकी? सिजदा एवं पाइबोश प्रथा की। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, यही गियासुद्दीन बलबन वो व्यक्ति है जिसको समझ आ गया था कि जितना भी कांड हो रहा है दिल्ली सल्तनत में, यानी जितने भी सुल्तान मर रहे हैं या जो भी कुछ अनहोनी हो रही है, उसका केवल और केवल जिम्मेदार कौन है? दल चालीसा या तुर्कान ए चहलगानी। इसीलिए ध्यान रखेंगे दोस्तों, सुल्तान बनते ही गियासुद्दीन बलबन ने दल चालीसा के 40 लोगों को क्या किया? एक गुप्त मीटिंग के लिए बुलाया। और गुप्त मीटिंग के का जो जगह था वो केवल और केवल किनको बताया गया? दल चालीसा के लोगों को ही बताया गया। और ध्यान रखेंगे, गुप्त मीटिंग के ही बहाने से गियासुद्दीन बलबन ने दल चालीसा के 40 लोगों को क्या करवा दी? हत्या करवा दी, उनको निपटवा दिया। और ध्यान रखेंगे, यहाँ पर चैप्टर क्लोज हुआ किसका? दल चालीसा का। तो ध्यान रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए दल चालीसा की शुरुआत किसने की, या तुर्कान चहलगानी की शुरुआत किसने की? तो ध्यान रखेंगे, तुर्कान चहलगानी की शुरुआत करने वाला जो था इल्तुतमिश। लेकिन यदि दल चालीसा या तुर्कान चहलगानी का अंत करने की बात पूछी जाए तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, वो कौन होगा? गियासुद्दीन बलबन। कौन था दोस्तों? गियासुद्दीन बलबन। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, दिल्ली का सुल्तान बन गया कौन? गियासुद्दीन बलबन। और इसी गियासुद्दीन बलबन ने दिल्ली में चलवाई लौह एवं रक्त की नीति। इसी ने दिल्ली में गुलाम वंश में सिजदा एवं पाइबोश प्रथा की शुरुआत की। और ध्यान रखेंगे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली पर दूसरा एवं भारत पर तीसरा आक्रमण हुआ किसके शासनकाल में? गियासुद्दीन बलबन के शासनकाल में ही। किसका? चंगेज खान का। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, चंगेज खान का हिंदुस्तान पर तीसरा, लेकिन अगर बात की जाए दिल्ली पर, ध्यान रखना दोस्तों, दिल्ली पर दूसरा आक्रमण हुआ। दिल्ली पर दूसरा एवं हिंदुस्तान पर तीसरा आक्रमण हुआ। और इसी के आक्रमण को या इसी के विद्रोह को शांत करने के लिए निकला कौन? इसी गियासुद्दीन बलबन का ही एक पुत्र हुआ करता जिसका नाम था मोहम्मद शहजादा। क्या नाम था दोस्तों? मोहम्मद शहजादा। ये गियासुद्दीन बलबन का ही क्या हुआ करता था? पुत्र हुआ करता था। और इसी गियासुद्दीन बलबन के पुत्र के द्वारा ही इसके आक्रमण को क्या किया गया?
रोकने का प्रयास किया गया। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्योंकि चंगेज खान तो चंगेज खान था और इसी चंगेज खान ने मोहम्मद शहजादा को क्या कर दिया, निपटा दिया। और ध्यान रखेंगे मोहम्मद शहजादा की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इस युद्ध में चंगेज खान के आक्रमण को शांत करने के लिए निकला हुआ था कौन बेचारा, मोहम्मद शहजादा, और मारा गया किससे, चंगेज खान के द्वारा। और ध्यान रखेंगे जैसे ही मोहम्मद शहजादा की मृत्यु हुई या डेथ हुई, इतना ज्यादा पीड़ित हो गया कौन, गियासुद्दीन बलबन कि पुत्र वियोग में ही गियासुद्दीन बलबन ने क्या कर दी, अपनी जान दे दी। ध्यान रखेंगे दोस्तों, आपसे पूछा जाता है कि बताइए पुत्र वियोग में मरने वाला एकमात्र शासक कौन है, तो वो कौन है, गियासुद्दीन बलबन। गियासुद्दीन बलबन ने ही पुत्र वियोग में क्या कर दिया, अपनी जान दे दी। कौन था वो, गियासुद्दीन बलबन, वो व्यक्ति जिसने लौह एवं रक्त की नीति चलवाई, वो व्यक्ति पुत्र वियोग में क्या कर रहा है, जान दे रहा है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, नारियल भले ही बाहर से क्या दिखता है, कठोर दिखता है, लेकिन अंदर से वो बहुत ही क्या होता है, कोमल या नरम होता है। तो ध्यान रखेंगे पुत्र वियोग में जान देने वाला एकमात्र शासक कौन है, गियासुद्दीन बलबन। और इसी के बाद इसी गियासुद्दीन बलबन के ही का ही पोता हुआ करता था जिसका नाम था कैकुबाद। क्या नाम था दोस्तों, कैकुबाद, जो कि पोता हुआ करता था किसका, गियासुद्दीन बलबन का। और इसी कैकुबाद को बना दिया गया क्या, अगला सुल्तान। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसी कैकुबाद की हत्या की किसने, मलिक फिरोज ने। किसने, मलिक फिरोज ने। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसी मलिक फिरोज के द्वारा दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का अंतिम रूलर बनाया गया किसे, कैमुर्श को। किसे, कैमुर्श को। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्योंकि ये कैमुर्श बहुत ही क्या हुआ करता था, डरपोक शासक हुआ करता था, इसीलिए इस कैमुर्श ने स्वतः ही अपना शासन किसे दे दिया, मलिक फिरोज को दे दिया। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसी मलिक फिरोज ने 1290 में अपना शासन किसे दे दिया, मलिक फिरोज को दे दिया। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसी मलिक फिरोज के द्वारा गुलाम वंश का खात्मा कर एक नई डायनेस्टी की शुरुआत की गई, जिसे हम जानते हैं किसके नाम से, खिलजी डायनेस्टी या खिलजी वंश के नाम से। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसी खिलजी वंश का संस्थापक ही तो कौन है, मलिक फिरोज। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, यही मलिक फिरोज बनेगा भारत में नेक्स्ट दिल्ली सल्तनत में अगली डायनेस्टी का संस्थापक बाय द नेम ऑफ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, यही मलिक फिरोज भारत में स्थापना करेगा किसकी, एक नए राजवंश की, जिसे हम जानते हैं किसके नाम से, खिलजी डायनेस्टी या खिलजी वंश के नाम से। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये खिलजी डायनेस्टी चलेगी भारत में कब से कब तक, 1290 से लेकर के 1320 तक। दिल्ली सल्तनत की सबसे छोटी या सबसे कम वर्ष रूल करने वाली डायनेस्टी ही तो कौन है, खिलजी डायनेस्टी या खिलजी वंश है, जिसका संस्थापक ही कौन होगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसका रियल नेम क्या था, मलिक फिरोज। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, खिलजियों का परचम बुलंद रहेगा। पढ़ेंगे हम किसके बारे में, खिलजियों के बारे में पढ़ेंगे। इसी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसे, मलिक फिरोज खिलजी के बारे में। फिर पढ़ेंगे हम किसके बारे में, एक और पूर्व शासक जिसका नाम क्या था, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।